नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्राइम एट 4 में। प्राइम एट 4 में सबसे पहले वो खबरें जिन पर रहेगा फोकस। मुआवजे वाले किसान नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर त्राहिमाम। क्या है पूरा मामला और क्यों दिल्ली के बॉर्डर पर बरती गई सख्ती, खबर विस्तार के साथ आपके सामने होगी। इसके साथ ही दिखाएंगे शिमला मनाली भी फेल, संभल में सियासी पर्यटन का खेल, क्यों कहा जा रहा है ऐसा और क्या है इसके मायने, ये भी प्राइम एट 4 आपके सामने रखेगा ब्यौरे के साथ। आपको दिखाएंगे बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी अत्याचार की तस्वीर, देख रही है दुनिया यूनुस सरकार की गुस्ताखियां, और इसके साथ ही महाराष्ट्र में सीएम पर क्या है कंफ्यूजन। शपथ में 3 दिन बाकी, फिर भी सीएम पद पर सस्पेंस क्यों है बरकरार, बस कुछ ही देर में प्राइम एट 4 आपको विस्तार से बताएगा। लेकिन सबसे पहले अहम खबर देखिए, किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर। किसानों ने मानी प्रशासन की बात, दिल्ली जाने वाले रोड को खोला गया। दलित प्रेरणा स्थल के अंदर गए किसान, ये यूपी से दिल्ली जाने वाली रोड, उधर उसको खोला गया और दलित प्रेरणा स्थल के भीतर पहुंचे किसान। किसानों ने प्रशासन की बात मान ली है और फिलहाल कम से कम एक हेडवे आगे बना है। बातों को सुनने का, समस्याओं को सुनने का, उसमें क्या किया जा सकता है, इस बारे में विचार विमर्श का एक रास्ता बना। और फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं, जब किसानों ने यह तय किया और दिल्ली की तरफ कूच किया, कई जगहों पर किलोमीटरों लंबा जाम लगा रहा। खास तौर से वो लोग जो उस रूट का इस्तेमाल करते हैं आवाजाही के लिए, उनको खासी परेशानी हुई। और यहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में किसान यहां जुटे। और इससे पहले दिन भर, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, किसानों ने खूब हंगामा किया। दिल्ली बॉर्डर के करीब पहुंचे प्रदर्शनकारी किसान, कई जगहों पर पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ी। फिलहाल नोएडा एक्सप्रेसवे पर बैठे हुए हैं। किसानों को रोकने के लिए भारी फोर्स तैनात करनी पड़ी। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने क्रेन और कंटेनर भी खड़े किए। दलित प्रेरणा स्थल के सामने आप यहां देख रहे हैं, ये है वो जगह जहां पर न सिर्फ बैरिकेडिंग की गई थी बल्कि कंटेनर्स भी लगाए गए थे, क्रेन्स भी लगाई गई थी। उनके ऊपर चढ़कर प्रदर्शनकारी किसान और उनके साथ आए हुए युवा, आप देख रहे हैं झंडे लहराते हुए उस वक्त की तस्वीरें। लेकिन जैसा हमने आपको बताया, बाद में ये रूट खोला गया और ये जो प्रदर्शनकारी किसान हैं वो प्रेरणा स्थल में भीतर की तरफ चले गए। प्रेरित हमारे संवाददाता आपको इस समय की तस्वीर और क्या हेडवे बना है, उससे क्या हासिल होने वाला है, किसान क्यों रजामंद दिखाई दे रहे हैं, वो हमको बताएंगे। प्रेरित, क्या देख रहे हैं आप आसपास? आपका कैमरा अगर घुमा पाएं और हमें ये बता पाएं कि आज किस बात के बाद ये जो गतिरोध था वो खत्म हुआ। अब बिल्कुल देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ के ताजा हालात दिखाना चाहूंगा कि लोग जो थे, जो दिल्ली से नोएडा आने वाले थे और नोएडा से जो दिल्ली जाने वाले जो लोग थे, वो लगातार परेशान थे। किसानों के प्रदर्शन की वजह से ये सड़क पूरे दिन बंद रहा है और उसकी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा हैवी ट्रैफिक का लोगों को सामना करना पड़ा है। क्योंकि जो बीच सड़क दिख रही है, जो सड़क दिख रहे हैं, इस पर दिन भर में लाखों गाड़ियां गुजरती है। उसके बावजूद यहाँ पे इसको रास्ते को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया था। किसान बीच सड़क पर बैठे थे। तमाम आला अधिकारी यहाँ पहुंचे, अथॉरिटी के लोग पहुंचे, उन्होंने किसानों के साथ मिलकर के लगातार बातचीत की, किसानों को मनाने और समझाने की कोशिश की, जिसमें बीच का रास्ता यह निकाला गया कि अथॉरिटी ने यह आश्वासन दिया है किसानों को कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर उनकी बात जो है वो मुख्य सचिव से कराएंगे और उसके लेकर के फिलहाल जो है वो इस सड़क को खाली कर दे। जिस बात पे किसानों ने अपनी रजामंदी दिखाई और इस आश्वासन के साथ कि अगले 2 से 3 दिनों में मुख्य सचिव के साथ उनकी बैठक हो सकती है, उनकी मांगों को लेकर चर्चा हो सकती है। उसके बाद जो किसान थे वो इस सड़क से उठ गए और उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए सामने जो राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र है, उसके भीतर किसान जा बैठे हैं। यानी कि फिलहाल जो है यहाँ से जो सड़क जो बंद पड़ी हुई थी, यहाँ से किसानों को हटा दिया गया है। लेकिन अभी भी जो है सो परेशानियां खत्म नहीं हुई, अभी भी स्थिति जो है वो टली नहीं है। क्योंकि किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों तक हम इंतजार करेंगे। हमें जो आश्वासन मिला है उस आश्वासन के अनुकूल अगर चीजें होती है, अगर हमारी मुलाकात मुख्य सचिव से होती है, जो हमारी डिमांड है अगर वो पूरी होती है, तभी हम यहाँ से वापस घर लौटेंगे। वरना 20 तारीख तक जो है, 20 दिसंबर तक संसद का सत्र है, तो हम यहाँ से जरूर आगे जाएंगे। हालांकि आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए जिस तरीके का गतिरोध रहा है यहाँ पर दिन भर बना रहा है। तस्वीर दिखाऊंगा, देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है यूपी पुलिस फोर्स बड़ी तादाद में जो यहाँ अब भी मौजूद है, बता रही है कि पूरे दिन हाल क्या रहा होगा। तो कुल मिलाकर दिल्ली कूच के रास्ते में दलित प्रेरणा स्थल एक तरीके से सेवियर का काम कर रहा है। वो टाइम फ्रेम जिसमें कि ये बातचीत होगी, किसान वहां बैठे रहने के लिए राजी हो गए हैं, लेकिन कह रहे हैं बात नहीं बनी तो दिल्ली की तरफ जाएंगे। अब आपको उस वक्त की तस्वीरें दिखाते हैं जब किसान नोएडा से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। उस दौरान नोएडा एक्सप्रेसवे पर पुलिस ने किसानों को रोका, लेकिन किसान आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे थे।
किसान लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। प्रशासन किसानों को लगातार समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसान मानने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे थे। ये हैं उस वक्त की तस्वीरें। जैसा मैंने आपको बताया, दलित प्रेरणा स्थल के ऐन सामने ये बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं, और ये बैरिकेडिंग दो तरह की है। एक तो नॉर्मल बैरिकेडिंग जो आप देखते हैं वो, और साथ में क्रेन और कंटेनर भी लगाए गए हैं रोकने के लिए, लेकिन किसान मान नहीं रहे थे। और कितना लंबा जाम लगा हुआ था इस वजह से, ये देखिए, ये किलोमीटरों लंबा जाम दिल्ली से नोएडा, खासतौर से नोएडा से दिल्ली जाने वाले लोग खासे परेशान दिखाई दिए। ये एक्सप्रेसवे नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से लेकर जो महामाया फ्लाईओवर है और उसके आगे डीएनडी दिल्ली नोएडा दिल्ली फ्लाईओवर जहां से शुरू होता है, वहां तक ये जाम का आलम बहुत ही खतरनाक था। उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाद में ये खबर आई कि किसानों ने ये जो बात है कि आपकी बात कराई जाएगी अधिकारियों से, ये माना और ये कहा कि इसमें अगर हमारे लिए समाधान निकलता है तो ठीक है, लेकिन तब तक हम दलित प्रेरणा स्थल पे ही अंदर बैठे रहेंगे, यहां से हम नहीं हिलेंगे। बात बन जाती है तो ठीक है, वरना फिर दिल्ली कूच करेंगे। आज सुबह से ही किसान आंदोलन के कारण, जैसा मैंने आपको बताया, दिल्ली नोएडा दिल्ली, इसको जिसको डीएनडी कहते हैं, वहां भारी ट्रैफिक देखने को मिला। दिल्ली जाने वाले रास्तों को पुलिस ने बंद कर दिया। किसानों के प्रदर्शन के चलते भारी ट्रैफिक सड़कों पर नजर आया। पहले कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा चुका हूं, कुछ स्टिल्स दिखा चुका हूं, और यहां देख रहे हैं आप दूसरे तरफ, क्योंकि ये पूरा इलाका चौको ब्लॉक था और इसीलिए आप देख रहे हैं दूसरे तरफ से ली गई, कुछ वहीं से करीब 1.5 किलोमीटर के फासले पर ये जगह है। कालिंदी कुंज की तरफ जाने वाली ये रोड है, ये भी आपको इसी तरह जाम दिखाई दे रही है। ये एक ऐसा समझ लीजिए कि जंक्शन है ये जगह, जहां पर किसान जाकर रुके हुए थे और बैरिकेडिंग लगाई गई थी, जहां से न सिर्फ दिल्ली के लिए एक रूट निकल रहा है, नोएडा के लिए रास्ता जा रहा है, बल्कि दिल्ली के लिए दूसरा रास्ता भी, महत्वपूर्ण रास्ता यहां से जा रहा है, जो कि कालिंदी कुंज की तरफ जा रहा है। और इसीलिए आप इन तमाम रास्तों पर उस वक्त ली गई तस्वीरों में जाम देख रहे हैं। आज दिन भर क्या हुआ, इन 7 तस्वीरों में आपको और विस्तार से समझ में आ जाएगा। पुलिस के लगाई हुई बैरिकेडिंग को किस तरीके से धकेला गया, तोड़ा गया। पिछले आंदोलन की तरह इस बार भी किसान ट्रैक्टर के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। किसानों को रोकने के लिए भारी फोर्स तैनात की गई। हजारों की संख्या में किसान दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचे। हालांकि इस दौरान ड्रोन तक से निगरानी की जा रही थी। किसान आंदोलन के चलते लोगों को बड़े जाम का सामना करना पड़ा। कालिंदी कुंज, चिल्ला बॉर्डर, डीएनडी, इन तमाम रास्तों पर कई किलोमीटर लंबा जाम दिखाई दिया। किसानों को सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा, उनकी मांग क्या है, जरा ब्रीफ में ये भी आपको बता दें। किसानों की 7 मांगे हैं। पहली मांग तो यह है कि एमएसपी को कानूनी रूप से गारंटी दी जाए, और दूसरी तरफ ये भी कि ये मांग भी है कि कृषि ऋण जो उनके हैं वो माफ किए जाएं। तीसरी मांग यह है कि कृषि मजदूरों को पेंशन का प्रावधान हो। यह भी कहा जा रहा है कि किसानों के खिलाफ तमाम जो केसेस दर्ज किए गए हैं आंदोलनों के दौरान वो वापस हों। 5वीं मांग यह भी है कि लखीमपुर हिंसा के पीड़ितों को न्याय मिले। और छठी और महत्वपूर्ण मांग यह है कि नए भूमि कानून अधिग्रहण के तहत 2014 के बाद अधिग्रहण भूमि का 4 गुना मुआवजा दिया जाए। 7वीं और आखिरी मांग यह है कि भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार मिले। ये पर्यटन सा दिखाई दे रहा है। सियासी पर्यटन के मसले पर जोरदार टकराव देखने को मिला। संभल जाने पर अड़े कांग्रेस डेलीगेशन को रोका गया। अब 10 दिसंबर के बाद जाएगा कांग्रेस डेलीगेशन। डेलीगेशन रोकने पर अजय राय धरने पर बैठ गए। बीच सड़क धरने पर बैठे अजय राय भी आपको यहां दिखाई देंगे। प्रशासन ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को नोटिस जारी किया है। नोटिस इशू दिया है और ये कहा है कि वहां पर जाने से अव्यवस्था होगी, तो हम निश्चित तौर से हम लोग अव्यवस्था नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि शांति बहाली हो, शांति हो, और जो अत्याचार अन्याय वहां हुआ है इनके द्वारा, पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा, उसको अपने नेताओं को अवगत कराएंगे, जनता को बताएंगे आपके माध्यम से। और इस बीच संभल जाने पर जहां विपक्ष अड़ा हुआ है, वहीं सरकार ने साफ कर दिया है कि वो किसी को भी अव्यवस्था भड़काने नहीं देगी। इसकी जनता ने समाजवादी पार्टी, विपक्षी दलों को बुरी तरह से नकार दिया है। इनका कांग्रेस पार्टी कितना भी हाथ पैर मार ले, उनको उत्तर प्रदेश में दाल गलने वाली नहीं है। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। न्यायिक आयोग ने वहां दौरा कर लिया है। निष्पक्ष जांच चल रही है। किसी को नहीं जाने देने जाते हैं। हमारे लोगों को घर से नहीं। अखिलेश शादी में जा रहे थे मेरठ जी, वहाँ अब जहाज नहीं उड़ने दिया कि संभल चले जाएंगे। अच्छा। तो जिन लोग जो पाप करते हैं वो पाप छिपाने के लिए किसी को देखने नहीं देखते हैं, पता न चल जाए किसी को। तुष्टीकरण की राजनीति ने देश को बर्बाद करने का काम किया है और देश ने भारी कीमत चुकाई है
अन्यथा हमारा देश आज विकसित देश होता। कांग्रेस अगर उस बीच में अड़चन बन करके सत्ता का लंबे समय तक उपयोग नहीं किया होता। संभल में कोई दंगा नहीं हुआ है, समाजवादी पार्टी के 2 गुंडे अपराधी माफिया दंगाई किस्म के लोग आपस में लड़े, और जो आपस में लड़े हैं उसमें ये नाटक क्यों कर रहे हैं। और इस बीच संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद ने भी बड़ा बयान दिया है। साजिश का पता न चले इसलिए जाने नहीं दिया जा रहा। जियाउर रहमान बर्क ने कहा, हम सही रिपोर्ट देना चाहते हैं लेकिन हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। हमें अफसोस है कि ये जो सरकार है, पुलिस प्रशासन के, इनकी जो सोची समझी साजिश है उससे पर्दा नहीं हट जाए, इसलिए डेलीगेशन पर प्रतिबंध लगा रही है। हमारा डेलीगेशन संभल में पहुंचने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि हम दुखी परिवार के दुखों को बांट सकें, और जो पीड़ित परिवार हैं उनके माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी ने जो आर्थिक सहायता 5-5 लाख रुपए की घोषणा की है उनको उन तक पहुंचा सकें, और उसके साथ साथ एक सही रिपोर्ट बना करके माननीय अखिलेश यादव जी को दे सकें कि किस प्रकार वहां पुलिस प्रशासन ने इस घटना को अंजाम दिया है। और फिर ले चलता हूं, संभल में मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद जारी है। यहां हरिहर मंदिर से जुड़ा एक बड़ा दावा हो रहा है। सरकारी गैजेटियर में मंदिर होने के सबूत हैं। इतिहासकार डॉक्टर अजय अनुपम ने यह बयान दिया है। इतिहास के मुताबिक संभल में हरिहर मंदिर है, जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर है। अजय अनुपम ने कहा, मामले में फैसला कोर्ट को करना है। अजय अनुपम ने यह भी कहा, ये दस्तावेज उन्होंने सामने रखे हैं। ये जो हाईलाइटेड बॉक्स आप देख रहे हैं, इसमें उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर का हवाला देते हुए यह कहा गया है कि इस जगह पर हरिहर मंदिर रहा है। 2024 में मंडलीय कमिश्नर महोदय ने मंडलीय गजेटियर प्रकाशित कराया। उसमें पुराने गजेटियर्स के आधार पर हरिहर मंदिर का विस्तृत विवरण दिया गया है। पुराने गजेटियर्स में मंदिर के भीतर की स्थिति क्या है, उसकी दीवारों पर क्या लिखा हुआ है, इसको भी कोट किया गया है। मुरादाबाद के तमाम सरकारी गैजेटियर के हवाले से संभल के सबूत निकलकर सामने आए, और क्या क्या था वहां और फिर वो कैसे हटाया मिटाया गया, ये सब आपके सामने रखता हूं। हरिहर मंदिर को पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। मंदिर को बाद में मस्जिद का रूप दिया गया। पुराने शहर के किले पर भगवान विष्णु का यह मंदिर था। अबुल फजल की आयने अकबरी के हवाले से यह दावा है कि 1911 के गजेटियर में मंदिर की जगह मस्जिद का हवाला दिया गया है। गजेटियर में मंदिर अब अस्तित्व में नहीं है लिखा हुआ है। मस्जिद की दीवारों पर अभिलेख दर्ज हैं। अभिलेख के मुताबिक मस्जिद का निर्माण बाबर ने कराया था, और यहां बाबर के आदेश पर 1526 में मस्जिद बनवाई गई। 1966 के गजेटियर में भी हरिहर मंदिर का जिक्र है। तो पुराने कई दस्तावेज ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि यहां पर क्या था। और इस बीच संभल हिंसा पर परमहंस दास, महंत परमहंस दास का विवादित बयान भी सामने आया है। पत्थरबाजों से मिले हुए हैं राहुल और अखिलेश। महंत परमहंस दास ने कहा, सपा और कांग्रेस ही हिंसा के मास्टरमाइंड हैं, देश में आग लगाना चाहते हैं, कहा महंत परमहंस दास ने। दंगा कांग्रेस और सपा के द्वारा ही प्रायोजित किया गया था। ये लोग पहले से ही, जब न्यायपालिका से वहां सर्वे के लिए, SI सर्वे के लिए आदेश हुआ था, उस समय ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव, ये जो है वहां पत्थरबाजों से इनकी गोपनीय मीटिंग हो चुकी थी, और ये दंगा के मास्टरमाइंड है। दरअसल में इनकी जो सियासत है वो तुष्टीकरण आधारित है। इनको ऐसा लगता है कि अगर पत्थरबाजों को और अगर इनका अगर ये समर्थन नहीं करेंगे तो मुसलमानों का वोट कट जाएगा। और महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आपके सामने रख रहा हूं। बीजेपी ने महाराष्ट्र के लिए ऑब्जर्वर का नाम तय किया। विजय रूपानी और निर्मला सीतारमण के नाम घोषित किए गए हैं। पार्टी महासचिव अरुण सिंह ने दोनों के नाम की घोषणा की। बीजेपी विधायकों की बैठक में हिस्सा लेंगे दोनों ऑब्जर्वर्स। ये पर्यवेक्षक आप जानते हैं केंद्र की तरफ से इसलिए भेजे जाते हैं ताकि वो पूरे घटनाक्रम पर न सिर्फ निगाह रखें बल्कि केंद्र को उस बारे में ऑथेंटिक तरीके से बता सकें। और यहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने ये 2 ऑब्जर्वर्स तय किए हैं। और इस बीच महाराष्ट्र में सीएम के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। 4 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक होने वाली है।
और 5 दिसंबर को महाराष्ट्र में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। बीजेपी आज इन ऑब्जर्वर्स के बारे में उसने नाम ऐलान किया है, जो मैंने आपको बताया। महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर, आज कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे की सभी बैठकें रद्द कर दी गई हैं। शिंदे की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से बैठकें रद्द की गई। आज ठाणे में ही रहेंगे एकनाथ शिंदे। शिंदे का दिल्ली जाने का कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया है। इससे पहले भी आप जानते हैं कि सीएम एकनाथ शिंदे दिल्ली से मुंबई जाने के बाद अचानक सभी कार्यक्रमों को रद्द करके बीते दिनों सतारा निकल गए थे और आज भी उनकी तमाम कार्यक्रम रद्द करके ये बताया गया है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से ऐसा किया जा रहा है। डिप्टी सीएम की खबर पर श्रीकांत शिंदे का पोस्ट सामने आया है। मैं कोई भी मंत्री पद नहीं चाहता, श्रीकांत शिंदे ने कहा। राज्य और केंद्र में कोई पद नहीं चाहता, कहा श्रीकांत शिंदे ने। डिप्टी सीएम को लेकर मेरे बारे में जो खबरें चल रही हैं वो बेबुनियाद हैं, श्रीकांत शिंदे ने कहा है। और इस बीच शिवसेना उद्धव गुट सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा है, देखिए। नई सरकार के गठन पर शिवसेना का तंज सामने आया है। बारात तैयार है लेकिन दूल्हे का पता ही नहीं। महाराष्ट्र में मिले जनादेश का ये अपमान है। जो ऑल इज वेल कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि मोदी जी निर्णय लेंगे, जो ये कह रहे हैं अमित शाह जी निर्णय लेंगे, वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो उसी से ये मैं कहूंगी कि ये जो महाराष्ट्र की जनादेश का अनादर हो रहा है वो एक सोची समझी रणनीति है सरकार प्राप्ति की, ना कि जनता की सेवा की। शुक्र है अब शिवसेना इसको जनादेश मान तो रही है, पहले तो जनादेश मानने से ही वो इनकार कर रही थी। बहरहाल इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। असुरक्षित महसूस कर रहा है मुसलमान, धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है। मुसलमानों की हालत ठीक नहीं है, मुसलमानों को देश से निकाला नहीं जा सकता, मुसलमान को समुद्र में फेंका नहीं जा सकता, कहा फारूक अब्दुल्ला ने। जो इस वक्त हालत है कि नफरतें पैदा की जा रही हैं मजहबों में, इन नफरतों को खत्म कर और फिर से हम में इत्तेहाद और इत्तेफाक रख, यही सबसे बड़ी चीज है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का चौंकाने वाला बयान इस बीच सामने आया है। जहां नमाज पढ़ते हैं वो वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने शेयर किया है ये वीडियो। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर भी साधा निशाना। ममता सरकार बंगाल में हिंदुओं का पूर्ण विनाश कर देगी, कहा अमित मालवीय ने। আপনি যেখানে নামাজ পড়বেন বা যারাই নামাজ পড়বে কোনো এক জায়গায়, সেটা দ্যাট উইল বি ট্রিটেড অ্যাজ ওয়াকফ প্রপার্টি। যে কোনো একটা জায়গায় যদি 20 জন 25 জন 15 জন 5 জন রেগুলারলি নামাজ পড়ে, সেটা ওয়াকফ প্রপার্টি বলে ট্রিট করা হবে। और इस बीच ये बड़ी खबर देखिए, आम आदमी पार्टी में शामिल हुए अवध ओझा। अरविंद केजरीवाल ने अवध ओझा को सदस्यता दिलाई। मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में उन्होंने सदस्यता ली। ओझा के गले में पार्टी का गमछा और टोपी पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया गया। राजनीति के जरिए शिक्षा में काम करने का मौका मिलेगा, अवध ओझा ने कहा। आम आदमी पार्टी के सर प्रमुख अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सबको सहृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे राजनीति में आकर शिक्षा के लिए काम करने का अवसर दिया है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो परिवार, समाज और राष्ट्र की आत्मा है। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते थे कि 2 क्षेत्रों में देश के अच्छे दिमागों को आगे बढ़ना चाहिए, एक शिक्षा और एक राजनीति। और ये खबर राजस्थान से है। जयपुर की मुख्य सड़क का नाम बदलने की मांग की गई है। मिर्जा इस्माइल रोड का नाम बदलने की मांग की गई है। बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने ये बात कही कि मिर्जा इस्माइल देशद्रोही था। बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा की माने तो मिर्जा इस्माइल का नाम पूरे शहर से हटा देना चाहिए। उन्होंने मिर्जा इस्माइल पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो जानबूझकर जयपुर आया था और वहां मंदिर हटवाकर मस्जिद की संख्याएं लगातार बढ़ाने का काम करके वो गया। वीर सावरकर ने लिखा कि मिर्जा इस्माइल मस्जिदों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और मंदिरों को तुड़वाने का काम कर रहे हैं। वीर सावरकर ने लिखा कि जयपुर का दुर्भाग्य है कि मिर्जा इस्माइल जैसे प्रधानमंत्री यहाँ पर हैं। उससे अलग भारत के इतिहास से संबंधित सभी पुस्तकें और जिनको हम निष्कर्षात्मक रूप से सही मान सकते हैं,
उन्होंने ये लिखा है कि आज़ादी का आंदोलन जो 1942 के अंदर तेज हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन, उसका विरोध करने का काम मिर्जा इस्माइल के नेतृत्व में हुआ। फिर क्या संज्ञा देंगे आप उनको? देशद्रोही, सिर्फ देशद्रोही, इसके अलावा कुछ नहीं है। और आगे आपको दिखाएंगे बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार पर लेटेस्ट क्या है, लेकिन उससे पहले देखिए संसद में जारी हंगामे पर गिरिराज सिंह ने क्या कहा है। संसद में लगातार हो रहे हंगामे पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा कि विपक्ष को लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। हंगामे के जरिए जनता की गाड़ी कमाई को विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस बर्बाद कर रही है। आखिर संसद बना काहे के लिए है? संसद में अगर जनता के लिए चर्चा नहीं होगी तो ये शोर मचाने के लिए होगा। ये दुखद घटना है, ये होना नहीं चाहिए। वीर सावरकर मानहानि केस में राहुल गांधी आज भी पुणे की अदालत में पेश नहीं हुए। पुणे की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को पिछली सुनवाई में व्यक्तिगत तौर पर पेश होने को कहा था। आज पेश नहीं होने के पीछे राहुल गांधी ने निजी कारण बताए हैं। राहुल गांधी पर हिंदुत्व के विचारक विनायक दामोदर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने मानहानि का केस दर्ज कराया है। संभल हिंसा में जेल भेजे गए आरोपियों से आज समाजवादी पार्टी के एक डेलीगेशन ने मुरादाबाद जेल जाकर मुलाकात की। इस डेलीगेशन में पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन के साथ मुरादाबाद और अमरोहा के कुछ विधायक भी शामिल थे। कुल 15 लोगों को मुलाकात की इजाजत दी गई थी। मुलाकात के बाद एसटी हसन ने यूपी पुलिस पर निशाना साधते हुए कहा कि बेगुनाहों को जेल भेजा गया और पुलिस बर्बरता के निशान उनके जिस्म पर मौजूद हैं। दिल्ली में लगातार हो रहे अपराध को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। केजरीवाल का दावा है कि दिल्ली में इस वक्त जंगल राज है, कहीं भी मर्डर हो जा रहा है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार दिल्ली वालों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है और कहीं भी पुलिस एक्टिव दिखाई नहीं दे रही है। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सबको पता है कि कौन गैंगस्टर है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। बांग्लादेश में जारी हिंसा के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन हुआ। दिल्ली के जंतर मंतर पर बीएचपी ने विरोध प्रदर्शन किया। जंतर मंतर पर बीएचपी ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में अलग अलग धर्मों के गुरु भी मौजूद थे। यहां आप देख रहे हैं धार्मिक एकजुटता दिखाते हुए, ये बताते हुए कि समाज में सबको साथ में मिलकर रहना है और शांतिपूर्ण तरीके से रहना होगा। ये संदेश देने की कोशिश यहां बीएचपी के बैनर तले।